तो हम इंटीग्रेशन सीख रहे थे और इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला हमने सीखा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन dx ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। फिर हमने सीखा, अच्छा प्लस सी और आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू बाउंड्री कंडीशंस रख के निकालते हैं, कैसे वो आगे सिखाऊंगा। फिर हमने सीखा फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में क्या करते हैं। तो अगर दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन कौन सा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसा कुछ हमने किया था एग्जांपल में। याद आ रहा है ऐसा कुछ किया था? साइन टू एक्स का ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट लेक्चर में, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल क्या था बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो इसको रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास? सॉल्व किया तुमने? टाइम नहीं मिला या समझ में नहीं आया? लेट फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस बना के करते हैं इसको। हाँ, क्या करना था? ओ हो, सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर। अभी विजिबल है? ओके, लेट साइन एक्स जो है उसको मैंने मान लिया m। ये लंबा तरीका बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो अगर मैंने इसको m मान लिया तो अब प्रेजेंट फंक्शन को जो मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, मैं उसको लिख सकता हूं एम स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स m है और ये उसका स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम स्क्वायर dx। एग्रीड? अब समस्या ये है कि इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी क्या है? y की जगह जो आ रहा है, y की जगह क्या आ रहा है? y की जगह आ रहा है एम स्क्वायर। इट मस्ट बी फंक्शन ऑफ x, तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये x का फंक्शन है तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है, क्या एम स्क्वायर x का फंक्शन है? क्या एम स्क्वायर x पर डिपेंड कर रहा है? जवाब है नहीं। एम स्क्वायर तो m पर डिपेंड करेगा, x पर नहीं करेगा। यानी एम स्क्वायर x का फंक्शन नहीं है, तो मैं एम स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकता x के रिस्पेक्ट में, पर मैं एम स्क्वायर को m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो अगर मैं m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर dx की जगह चाहिए dm, और जब मैं dm से मल्टीप्लाई करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे dm से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? बोलो, यहां तक समझ में आया? ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, रीअरेंज करके इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर, जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा डी एम के रिस्पेक्ट में, और ये dx को मैं इधर ले जाता हूं, तो मुझे इनटू में मिलता है dx बाय dm। अगर मैं उसको डिवीजन में ले जाऊं तो मैं उसको लिख पाऊंगा dm बाय dx, क्योंकि वो dx जाएगा नीचे dm के भी। तो अगर अब तुम ध्यान से देखो, तो एक है मेन फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखा था उससे तुम मैच करा सकते हो। एक है मेन फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन यानी एम स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज एम साइन एक्स, एक है साइन स्क्वायर एक्स, एक है साइन एक्स।
ये दो फंक्शन है यहाँ पर। तो m के डिफरेंशियल कॉफिशिएंट से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मैच हो गया। अब सिंपली इसको आगे मैं सॉल्व कर देता हूं। सो ये बराबर होगा m स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन फॉर्मूले से x रेज टू पावर n+1 यानी m रेज टू पावर 3/3, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने उसी फॉर्मूले से। और उसको डिवाइड करना है dm बाई dx यानी 1/d/dx ऑफ m की वैल्यू sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम अच्छे से जानते हो, इट इज cos x। सो व्हाट वी गेट, m की वैल्यू डाल देता हूं मैं, m की वैल्यू है sin x और ये m क्यूब है, तो मुझे मिलता है sin क्यूब x अपॉन cos x, और ये जो 1/3 है ये बाहर इंटू 1/3। इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मैं जानता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं थोड़ी सी लगाता हूं यहाँ पे, तो मेरा फाइनल आंसर इस फॉर्मेट का होगा। मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स कॉस एक्स के साथ कंबाइन करके 10x बाय 3 या 1/3 साइन स्क्वायर एक्स 10x। जो बात नहीं समझ में आई पूछो, मेरा ये जवाब है। डिराइव थोड़ी किया, ये तो ये है ना एम स्क्वायर, ये डीएम को मैंने डीएक्स की जगह लिखा इंटू डीएम, फिर मैंने डीएक्स को डीएम की जगह लिखा क्योंकि ये डीएक्स था ना, ये एरो काले एरो से मैंने दिखाया है डीएक्स बाय डीएम। अब ये जो dx बाय dm है ये तो ऊपर है न्यूमरेटर में, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। dx बाय dm का क्या बन जाता है, dx बाय dm का बन जाता है dm बाय dx, रेसिप्रोकल। और पूछो। तो अगला सवाल बोलो वो क्या है। 1+x² का होल स्क्वायर इंटू dx। अब तुम बताओ पहली स्टेप हम क्या करें, अगर हमें लंबे तरीके से जाना है, मैं शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा, लंबे तरीके से जाना है क्या करें। लेट, हाँ, तो मैंने मान लिया 1+x² इक्वल टू m, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अगली स्टेप क्या करें बताओ। सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अब जो मुझे पता करना है वो पता करना है इंटीग्रेशन ऑफ m का स्क्वायर dx। अब समस्या क्या है कि m स्क्वायर किसका फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि m स्क्वायर को मैं m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, dm से मल्टीप्लाई किया dm से डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, m स्क्वायर के साथ ले आया dm को और dx को उसकी जगह ले गया dm की जगह, तो साथ में आ गया dx बाय dm। अब ये dx बाय dm जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम dx बाय dm नहीं निकाल सकते, इसमें क्या है कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम dm बाय dx पता करने में कंफर्टेबल है, dx बाय dm पता करने में हम कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन में।
इसलिए हम क्या करते हैं, इसको m² dm लिख कर डिवाइड कर देते हैं dm/dx से। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2m, 2m नहीं, गलत बोला, m², कौन सा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमने लगाया, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या मिला, m³/3, m² का इंटीग्रेशन m³/3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अभी मैं 0 मान के चल रहा हूं, और इसको डिवाइड करना है dm/dx, यानी किससे डिवाइड करना है, d/dx। m की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं डालता हूं, इट इज 1+x², इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से। अब मैं m की वैल्यू ऊपर भी रख देता हूं, m³ m की वैल्यू 1+x², तो 1+x² रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, ये दो है, प्लस का साइन लगा हुआ है, d/dx ऑफ 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है तो टर्म 0 हो गया, और x² का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो 2x होता है। तो फाइनली जो मेरे को आंसर मिला उसका फॉर्मेट ये है, 3 2 जा 6x हो गया, तो 1+x² क्यूब अपॉन 6x, ये आंसर मुझे मिलता है। पूछ लो जो समझ में नहीं आया। ओके, अब डायरेक्ट मेथड से मुझे इसे करना होता तो मैं इतना नहीं फैलाता इसको, सीधे मैं फॉर्मूला लगाता, मैं पहचानता पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा कौन सा। तो एक फंक्शन है 1+x² का होल स्क्वायर, तो 1+x² को अगर x मान लूं तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, तो मैं सीधे लिखता 1+x² का क्यूब अपॉन 3, फिर इसको डिवाइड करता सेकंड फंक्शन 1+x² के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, तो 1+x² का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है 2x, तो डिवाइडेड बाय 2x, और ये सेम रिजल्ट है अगर तुम ध्यान से देखो तो, विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप्स, जो कि समझने के लिए थी। तो अब तीसरा सवाल, वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c का होल क्यूब, बस यही था ना, इंटू dx। अगर मैं अब इसको डायरेक्ट मेथड से करूं तो मुझे पहचान में आ रहा है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c, इस पूरे को मैं बड़ा x मान लूं तो ये सिंपली x³ है, तो x³ का इंटीग्रेशन होता है x4/4, होता है ना, x की पावर n+1/n+1, तो x की पावर 3+1/3+1, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x4/4, तो x की जगह वापस अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं तो मुझे मिलता है ax² प्लस bx प्लस c की पावर 4/4, ये तो मुझे मिल गया डायरेक्ट। अब इसको डिवाइड करना है इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, तो दूसरा जो फंक्शन है वो है ax² प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन तुम जानते हो, किया हुआ है तुमने, इसका डिफरेंशिएशन आता है, जिससे मुझे इस टर्म को डिवाइड करना है, वो आता है 2ax प्लस b, क्योंकि a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बन गया 2ax, bx में b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, c कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर वो ये मुझे मिल रहा है ax² प्लस bx प्लस c की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 2ax प्लस b। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो तुम इनिशियल मेथड से कर सकते हो, इनिशियल अप्रोच जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, m मानकर यू विल गेट द सेम रिजल्ट।
अगर कुछ पूछना है पूछो, और कर लोगे तो फिर ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े फिर। तो इंटीग्रेशन में अभी तक हमने बात की इनडेफिनेट इंटीग्रल की। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, वो कैसे निकालते हैं, उसमें क्या डिफरेंस आता है और उसकी जरूरत कहां पड़ती है, वो भी समझते हैं। अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना तुमको आता है, अच्छे से सीखा हुआ है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। ग्राफ में क्या दिखाते हैं, एक ओरिजिन होता है, किसी एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं। जैसे x भी वेरी कर सकता है, y भी वेरी कर सकता है, जो वेरी कर सकता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जो नहीं बदलता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जनरली x एक्सिस पर हम ऐसे वेरिएबल को प्लॉट करते हैं जो इंडिपेंडेंटली वेरी करता है, जिसपे किसी का बस नहीं, किसी का जोर नहीं। जैसे अगर मुझे वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ दिखाना है तो मैं vt कर्व खींचूंगा, एक्सेलेरेशन का वेरिएशन टाइम के साथ दिखाना है तो मैं at कर्व खींचूंगा। यानी तुम देख रहे हो t जो बाद में आ रही टर्म वो x एक्सिस पर होती है, इसको बोलते हैं y एक्स ग्राफ। तो vt कर्व का मतलब ये है कि y एक्सिस पर मैं वेलोसिटी लूंगा, x एक्सिस पर टाइम लूंगा। मुझे पता है टाइम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, टाइम यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, तो इंडिपेंडेंटली जो वेरी कर रहा है वो x एक्सिस पर। अच्छा, वेलोसिटी में कम ज्यादा कर सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी का इंजन का एक्सेलरेटर है, मैं उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करे, टाइम कर, टाइम के साथ में उसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम y एक्सिस पर रखते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है उसे x एक्सिस पर रखते हैं इन जनरल। ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मान लो एक स्प्रिंग है जिसको हमने रिजिड सपोर्ट से लटकाया हुआ है, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस में भी होता है। अगर स्प्रिंग बैलेंस में तुम यहां पर 1 kg वेट जब लटकाते हो, 1 kg, तो उससे होता क्या है, इसमें एक्सटेंशन आता है। कितना एक्सटेंशन आता है, मान लो न्यूट्रल लेंथ थी स्प्रिंग की इतनी, दिस वाज द न्यूट्रल लेंथ। जब तक ये 1 kg वेट नहीं लटकाया था स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी, और जैसे तुमने 1 kg वेट लटकाया स्प्रिंग की लेंथ इतनी बढ़ गई। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इतनी बढ़ गई, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं, इस पॉइंट स्प्रिंग की लेंथ इतनी बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई, मान लो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो क्या तुम बता सकते हो मैं 2 kg वेट लटकाऊंगा तो कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। 3 किलो लटकाऊंगा तो 3 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ जो वेट जो कि फोर्स की तरह काम कर रहा है, एक्सटेंडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, और इसमें जो एक्सटेंशन है जिसको अगर मैं x से दिखाऊं, x इज द एक्सटेंशन एंड f इज द फोर्स, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि f इज प्रोपोर्शनल टू x, कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सटेंशन। और अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट कांस्टेंट इज k हियर। और k को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम, स्पेशली इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये स्प्रिंग की वजह से है। इट इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि वो स्प्रिंग की वजह से। समझ गए? अब ये जो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर मिला, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, k इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। आ रहा समझ में? अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूं, ग्राफ कैसे होगा, मान लो यहां पर x है 1 सेंटीमीटर, यहाँ x है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। यहां मैंने फोर्स लिया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, यानी y एक्सिस पर मैंने क्या लिया, फोर्स लिया, और ये क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, एक्सटेंशन। तो हमें पता है जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया या 1 kg वेट, ठीक है, 1 kg वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 न्यूटन फोर्स।
सॉरी 10 न्यूटन फोर्स के इक्विवेलेंट है। तो 1 केजी अगर मैं इसको केजी में रखता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं इसको न्यूटन में चला लेता हूँ। ठीक है, केजी और न्यूटन का रिलेशन मैं बाद में समझाऊंगा, अभी ग्राफ समझ रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन था कब 1 न्यूटन फोर्स था, हियर इज द पॉइंट। 2 सेंटीमीटर कब था जब 2 न्यूटन फोर्स था। 3 सेंटीमीटर कब होगा जब 3 न्यूटन फोर्स होगा, एंड सो ऑन। तो हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। जीरो को क्यों शामिल किया, जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, एक्सटेंशन भी जीरो था। तो ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में जो एंगल आता है थीटा, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में स्लोप चेंज नहीं हो रहा। हाँ, ये ग्राफ कुछ डिफरेंट होता, इस तरह का होता तो हम देखते स्लोप लगातार चेंज हो रहा था, यहाँ अलग आता, यहाँ पे अलग आता, एंगल यहाँ पे अलग आता टेंजेंट खींचने पर यहाँ देख रहे हैं हम इस ग्राफ में स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अब तुम यहाँ पे एफ बाय एक्स अगर निकालना चाहते हो तो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। जैसे इस पॉइंट पे निकाला तो एफ बाय एक्स क्या आया, 2/2। 2/2 का मतलब 1। यूनिट क्या बनी, फोर्स को नापेंगे न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे मीटर में, तो ये जो k है इसकी यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर मीटर, और ये 1 आ रहा है। और तुम इस पॉइंट से निकालो तो भी 1 आएगा, इस पॉइंट से निकालो तो भी, किसी पॉइंट से निकालो 1 आएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप अगर मैं टेन थीटा पता करता हूं इस ट्राइंगल में, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज 1 न्यूटन अपॉन बेस, दैट इज 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। अगर मैं बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए पता करूं, यानी ये हो गया स्मॉल चेंज फोर्स में, डीएफ, और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और अब मैं ये जो छोटा सा ट्रायंगल यहां बन रहा है इसका थीटा निकालूं, देन अगेन इट इज सेम। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में f बाय एक्स निकालो या df बाय dx निकालो, बोथ आर सेम। पर तुम जानते हो df बाय dx तो क्या डिफरेंशियल फॉर्मेट आ गया, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी हमें, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो लगाने पर। तो अब इसका लिंक इंटीग्रेशन से क्या है, मैंने इसका लिंक, ग्राफ का लिंक डिफरेंशिएशन से बताया। अब इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल कहां पिक्चर में आता है वो समझो। अगर तुमसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालो, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, तो कितना एरिया आ रहा है इस ग्राफ के नीचे, यहां तक ग्राफ खींचा, तो ये जो छायांकित भाग है यानी शेडेड पोर्शन, ये पूरा एरिया है इस ग्राफ का। और क्योंकि तुम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदल देता हूं ऐसे ही में, -2 इंटू हाइट, हाइट दिख रही है 3 न्यूटन। वी कैन कैलकुलेट इजीली, ये एरिया हम निकाल सकते हैं। पर अगर मैं तुमसे कहूं ग्राफ लुक लाइक दिस, ग्राफ जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं, जब स्ट्रेट लाइन आता है बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। अभी लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है बच्चों, ऐसे बदल रहा है लाइक दिस। नाउ मैं कहता हूं एरिया अंडर द कर्व निकालो, कैन यू फाइंड, किसकी, नहीं ट्रायंगल नहीं है ना, एरिया कैसे निकालोगे भाई, इसका एरिया निकाल सकते हो तुम, निकाल के बता दो मेरे को। एरिया बोल रहा हूं, एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व। एक जो तुम्हारे दिमाग में आएगी बात वो ये आ सकती है कि तुम जो है ऐसे एक ट्रायंगल कंप्लीट करो, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल कर, अच्छा इस पोर्शन का एरिया, फिर सवाल उठ गया इसको कैसे निकालोगे, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ग्रीन वाले को पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, तब जो है ये जो क्रीम कलर का शेडेड पोर्शन है उसका एरिया तुम्हें मिलेगा। सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है इससे ज्यादा, जैसे तुम्हें याद हो तो मैंने साइन कर्व खींच के बताया था तुमको, साइनोसॉइडल कोसाइन कर्व, दोबारा याद दिला देता हूं।
टाइम या एंगल के साथ हम यहाँ पे टी भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं, थीटा और टी। हम यहाँ पे साइन थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं। वाई एक्सिस पर सपोज साइन थीटा का वेरिएशन मैं दिखा रहा हूँ थीटा के साथ। मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी टाइम हो जाता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर। तो शायद तो 3 लिए मैंने, 3 नहीं 4 ले लेता हूँ, सिमेट्री मेंटेन करते हैं हम। यहाँ एक साइकिल कंप्लीट होता है, सपोज दिस इज टाइम पीरियड टी, तो दिस इज टी बाई 2। तो पता है एक साइकिल का मतलब एक चक्कर है, जैसे पार्टिकल घूम रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो कितना एंगल कवर करता है वो? 90 डिग्री। पाई बाय 2। बी से सी तक आता है तो कितना एंगल कवर करता है? और 90 डिग्री। और ए से सी तक वो कवर करता है 180 डिग्री। और ऐसे घूमकर वापस पहुंच जाए अगर ए पर तो 360 डिग्री पूरा एंगल, यहां से स्टार्ट करके यहां तक 360 डिग्री। तो अगर हमें पता है ये एक साइकिल के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं, एंड साइन 90 टी बाई 2 कोरस्पॉन्ड्स टू, टी कोरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, यहाँ एंगल बनेगा 2 पाई, यहाँ एंगल बनेगा पाई, पाई का मतलब होता है 180, 2 पाई का मतलब 360, तो यहाँ एंगल बनेगा पाई बाय 2। तो यहाँ एंगल बनेगा 3 पाई बाय 2। अब तुम्हें अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है, सपोज यहाँ पर ये साइन थीटा मैक्सिमम है 1 और यहाँ मिनिमम है -1, नेगेटिव में मैक्सिमम, तो ग्राफ कैसा मिलने वाला है हमें पता है। साइन 0 इज 0, साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 1, साइन पाई साइन 180 0, ये काले पॉइंट्स इनसे होकर ग्राफ गुजरेगा। साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, साइन 2 पाई इज अगेन 0। मैं इन सारे काले पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करूंगा, दिस कर्व विल बी स्मूथ, एंड दिस वेरिएशन इज कॉल्ड साइनोसॉइडल वेरिएशन। क्या ये टर्म तुम्हें सुनी हुई लग रही है या बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हो? साइनोसॉइडल सुना था पहले? ओके, वेरी गुड। अब मैं तुमसे कहता हूँ ग्राफ प्लॉट करना बताया, मैं तुमसे कहता हूँ कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। कैन यू डू दैट? एरिया अंडर द कर्व, कौन सा शेडेड पोर्शन? अगर मैं इस नेगेटिव वाले को भी जोड़ लूं, अगर मैं इसको भी जोड़ लूं तब तो तुम जवाब दे दोगे, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, तो नेट हो गया 0, एरिया बिकम 0 पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। पर मैं खाली पॉजिटिव हाफ वाला पूछ रहा हूं, इसका एरिया निकालो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जितना तुम अभी तक जानते हो उसके बेसिस पे? यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ स्मूथ कर्व, तो यहाँ आके हम अटक जाते हैं। और यहाँ हमें रास्ता कौन दिखाता है? कैलकुलस। कैलकुलस में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन के थ्रू ये एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। और वो कौन सा इंटीग्रेशन चाहिए? पूरा पूरा। साइन थीटा इज ए फंक्शन, किसका फंक्शन है? थीटा का। साइन एक्स किसका फंक्शन है? एक्स का। तो साइन थीटा थीटा का फंक्शन है, पर ये तो वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे ग्राफ, ये तो मैंने एक साइकिल के लिए खींचा है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। तो हम अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं तो मीनिंगलेस हो जाता है, हमें तो खाली इसका एरिया चाहिए। तो कहां से कहां तक का एरिया चाहिए? 0 से लेकर, एंगुलर टर्म्स में बात करूं तो 0 से पाई तक का एरिया चाहिए, और टाइम की टर्म्स में बात करूं तो 0 टू टी बाई 2 मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो अब इसमें इंटीग्रेशन क्या रोल प्ले करेगा? तो इसके रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ शेडेड पॉजिटिव पार्ट,
तो उसके लिए मुझे डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना होगा। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा। कहां से कहां तक, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर पाई तक। थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये ऐसे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। यानी ऐसे लिखना होता है हमको, नीचे 0 यानी मिनिमम वैल्यू, तो दिस इज लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड निचली सीमा, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। सीमाओं के भीतर डेफिनेट इंटीग्रल, सीमाओं के भीतर इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो सॉल्यूशन का तरीका क्या रहेगा। हम पहले सिंपली साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है वो बताओ, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन। माइनस कॉस थीटा, पेज पलटोगे मिल जाएगा, अगर तुमने नोट किया है तो मिल जाएगा। माइनस कॉस थीटा लिख दो, माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ये विद इन लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। ये तरीका है, दिस इज द मेथड। स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे की तरफ लोअर लिमिट लिखते हैं, दैट इज 0। ऊपर की तरफ अपर लिमिट लिखते हैं, दैट इज पाई। अगली स्टेप में जो वेरिएबल है वो यहां पर है थीटा। तो थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखनी होगी, फिर माइनस का साइन लगाकर थीटा की जगह लोअर लिमिट। मैं पहले क्या करता हूं, इस माइनस को बाहर निकाल लेता हूं कॉमन। इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पे होता है 2 4, तो उसको भी हम बाहर निकाल के लिख देते हैं। फिर कॉस ऑफ थीटा की जगह पाई आएगा बच्चों, पहले कॉस पाई, बीच में माइनस का साइन, कॉस ऑफ, अब लगाएंगे लोअर लिमिट, थीटा की जगह लिखेंगे 0। ऐसे करते हैं, दिस इज द वे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तुम्हें पता होना चाहिए कॉस पाई की वैल्यू क्या, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। टेबल बनाकर देख सकते हो, ऐसे याद है तो अच्छी बात है। कॉस 0 कितना होता है, ये वाला माइनस साइन ऐसा का ऐसा, कॉस 0 होता है 1, तो ये 1। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या बचा, -1 और -1 -2, और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर 2। तो इस एरिया को मैं कह सकता हूं 2 स्क्वायर यूनिट। So area under this curve, this is area under the sine curve, sinusoidal curve. It is 2 square unit. ये एरिया इतना है। स्क्वायर यूनिट क्यों बोला, क्योंकि एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर यूनिट बोला। पूछो जो जो समझ में नहीं आया। तो जब भी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू इंटीग्रेट, एंड हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा। इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हम एरिया अंडर द कर्व के लिए करते हैं। तो इंटीग्रेशन में भी जितना हमको सीखना था हम सीख चुके हैं। नाउ मैक्सिमम मिनिमा की थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा को डिटेल में हम बाद में समझेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से वैरी करता है, जैसे कि मैं इस ग्राफ में दिखाने वाला हूं। सपोज y इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज ओरिजिन, x एक्सिस पर ये x, और y x के साथ कोई डेफिनेट पैटर्न उसका नहीं है, y is varying like this, ऐसे बदल रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ पॉइंट ए पर इसका स्लोप कितना है,
तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम पॉइंट ए पर टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट खींच के वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही होगी वो पता करोगे, उसका tan थीटा निकालोगे। एक तरीका है ज्योमेट्रिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, कि तुम यहां पर dy बाय dx निकालोगे एट पॉइंट ए, लिमिट लगाकर, क्योंकि स्लोप लगातार चेंज हो रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तब तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो कैसी है, ऐसी चेंज हो रहा है स्लोप लगातार, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस लिमिट को छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो ये ट्रायंगल छोटा होता चला जाएगा। छोटा होते होते बहुत छोटे से हिस्से के लिए हमें पता करना रहेगा, जिसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान पाएंगे, अदरवाइज नहीं मान सकते। यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर स्लोप निकालना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेन थीटा कब जीरो होता है और कब मैक्सिमम होता है, इंफिनिटी, टेन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? जैसे साइन थीटा कॉस थीटा 1 से -1, टेन थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? हाँ, 1 से इंफिनिटी तक। जैसे अगर मैं टेन जीरो निकालूं, टेन जीरो का मतलब है साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो तुम जानते हो जीरो होता है, तो कॉस जीरो भले ही 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मिल गया हमको जीरो। अगर मैं टेन 90 निकालता हूं तो होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसकी वैल्यू 1 अपॉन जीरो बनेगी कॉस 90 जीरो होने से, और वो थी इंफिनिटी। तो टेन थीटा जो है एक्चुअल में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वैरी करता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो होगा, ठीक है। जीरो कब होगा, जब थीटा 180 होगा। थीटा 180 रख दो तो क्या होगा, साइन 180 इज जीरो, कॉस 180 इज -1, जीरो अपॉन -1 इज जीरो। तो थीटा जीरो हो या 180 हो, दोनों केस में स्लोप टेन थीटा जीरो होगा। और मैक्सिमम कब होगा, इंफिनिटी कब होगा, जब थीटा 90 हो, तब इंफिनिटी होगा। तो ये एक बात हमें यहाँ पे समझ में आई। अब क्या तुम बता सकते हो कि इस ग्राफ में इसका स्लोप कौन कौन से पॉइंट्स पर जीरो हो रहा है? अगर मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स मार्क कर दूं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, at what points the slope of the curve is zero? अगर ये B बिल्कुल टॉप पर है तो यहां मैं टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट विल बी लाइक दिस। D अगर बिल्कुल बॉटम पर है, मैं यहाँ टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट विल बी लाइक दिस, टेंजेंट विल बी लाइक दिस एट F, एट G। तो ये टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना रही है, या तो जीरो या तो 180। तो पॉइंट B पर, D पर, F पर, G पर और I पर टेन थीटा इज जीरो। एग्रीड और नॉट? और ये वही जगह है जहां पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। ये फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है बी पर, एफ पर, आई पर, ये टॉप पॉइंट्स हैं इसके, पीक्स। जैसे हिमालय पर्वत में कौन सी चोटी सबसे ऊंची, तो यहाँ बी भी हो सकती है ऊंची, एफ भी हो सकती है, आई भी हो सकती है, इन तीनों में से कोई हो सकती है ऊंची सबसे। कौन सी सबसे नीची, मिनिमा। एक टर्म है मैक्सिमा, दूसरी मिनिमा। मिनिमम वैल्यू कहां अटेन कर सकता है फंक्शन, डी पर या जी पर। कंक्लूजन ये है कि ये फंक्शन जहां भी कहीं मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, उस हर जगह पर टेन थीटा जीरो है। टेन थीटा जीरो होने का मतलब वहां पर dy बाई डी एक्स जीरो है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एक बात को लेकर हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा सीखेंगे, कल खत्म हो जाएगा कैलकुलस।
हमने सीखा कहीं पर भी अगर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है तो वहां पर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 0 होता है उस फंक्शन। तो आज के लिए काफी इस लेक्चर में।